हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है हाइड्रोसेफेलस वाला क्वेश्चन वन शॉट में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके टाइप्स, कॉजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, पैथोफिजियोलॉजी, नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे वन शॉट में। ठीक है, और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट तो आ रहा है हाइड्रो, देन सेकेंड वर्ड आ रहा है सेफेलस। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सेफेलस मीन्स हमारे ब्रेन। ठीक है, अगर कि ये रिलेट कर रहा है कि जो जब हमारे ब्रेन का जो वाटर होता है यानी कि फ्लूइड, यानी कि ब्रेन में कौन सा फ्लूइड होता है, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। ठीक है, और मोस्टली ये जो डिसीज़ है ये न्यूबॉर्न्स में अकर होती है। ठीक है, जो एक नॉर्मल अमाउंट होता है सीएसएफ का एक एडल्ट इंसान में वो होता है 150 ml, यानी कि 150 ml जो है टोटल प्रेजेंट होता है सीएसएफ। ठीक है, और ये दिन भर में कितना प्रोड्यूस होता है, 500 ml सीएसएफ डेली एक इंसान की बॉडी में बनता है, लेकिन उसमें से जो 150 ml है सिर्फ वही रहता है और 6 से 8 घंटे में जो सीएसएफ है वो पूरा जो है रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ये एक काफ़ी क्लियर और लिक्विड फ्लूइड होता है। ये एक क्लियर लिक्विड फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन वगैरह देता है, और जो वेस्ट होता है उसे एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, तो ये एक क्लियर लिक्विड फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये साथ में उसको कवरिंग वगैरह देने का काम भी करता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से, जैसे इन्फेक्शन हो गया या फिर मेनिंजाइटिस हो गया, एब्सेस हो गया या फिर ट्यूमर हो गया, उस रीज़न की वजह से ये जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाए, या फिर इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाए, या फिर ये कहीं पे ट्यूमर के कारण या फिर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अटक जाए, तो उस रीज़न की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में इसका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है मोस्टली न्यूबॉर्न में उनका जो हेड का साइज़ है वो बढ़ जाता है। मतलब काफ़ी बड़ा उनका जो हेड है वो हमें दिखाई देने लगता है, वेंट्रिकल का साइज़ बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोसिफेलस कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली जो है ये न्यूबॉर्न्स में होता है। ओके, और एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन काफ़ी कम केसेस देखे जाते हैं एडल्ट्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, हाइड्रोसिफेलस इज अ कंडीशन इन विच एक्सेस सीएसएफ कॉल्ड कलेक्ट्स इन द ब्रेन्स वेंट्रिकल्स। हाइड्रोसेफेलिक्स जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है ब्रेन के वेंट्रिकल्स में सीएसएफ एक्सेस अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा फ्लूइड causes the head to enlarge and puts pressure on the head ऑन द ब्रेन टिश्यूज। और ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्ड होता है जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स इनलार्ज होता है हो जाते हैं, और जिसके कारण जो ब्रेन के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा अगर ब्रेन में हो जाए तो जिसके कारण क्या होता है, वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाते हैं और ब्रेन के टिश्यूज़ भी डैमेज होने लगते हैं। साथ ही साथ ब्रेन में क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ठीक है, इट कैन अकर इन इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस और एडल्ट्स बट इज़ मोस्ट कॉमन इन न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स। और ये किन में हो सकता है, मतलब एडल्ट्स में भी हो सकता है, चिल्ड्रंस में भी हो सकता है, इन्फेंट्स में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किन में देखा जाता है, न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स में देखा जाता है। ठीक है, हाइड्रोसेफेलस कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन, ट्यूमर और हेड इंजरी। और हाइड्रोसेफेलस क्या जो है कंजेनाइटल भी हो सकता है, यानी कि जब बच्चा मदर के वोम में होता है उस टाइम पे भी कॉज हो सकता है, या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन, ट्यूमर और हेड सर्जरी के कारण भी हो सकता है, और या तो फिर कंजेनाइटल भी हो सकता है। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट ब्रेन डैमेज एंड डेवलपमेंटल डिले। और इसका जो है अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक बच्चा है, न्यूबॉर्न है, और अगर उसका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया गया तो उसका जो डेवलपमेंट है या फिर ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और अगर ये सीवियर फॉर्म में चले गया तो ब्रेन डैमेज वगैरह भी कॉज हो सकता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस इज अ कंडीशन इन विच एक्सेसिव सीएसएफ एक्यूमुलेट्स विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, कॉजिंग इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड enlargement ऑफ द हेड। मतलब ये जो है हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक्सेसिव जो है सीएसएफ जमा हो जाता है ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, जिसके कारण क्या होता है, वो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। और जो हेड है, हेड का साइज भी इनलार्ज हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगली डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। हाइड्रोसेफेलस इज द एबनॉर्मल इंक्रीजेस ऑफ cerebrospinal fluid within the ventricles of the brain, resulting in enlargement of the head and possible damage to brain tissues। यानी कि हाइड्रोसेफेलस एक ऐसा एबनॉर्मल इंक्रीज है किसमें, सीएसएफ में, जिसके कारण जो होता है वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाते हैं, और साथ ही साथ ब्रेन डैमेज की कंडीशन भी कॉज हो जाती है, और जो है ब्रेन के टिश्यूज़ वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसके टाइप्स, ठीक है। इसके मेजरली 5 टाइप है, जिसमें फर्स्ट आता है कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस, देन सेकंड आता है एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस, देन थर्ड आता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, देन फोर्थ आता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, देन फिफ्थ आता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। सबसे पहले वाला डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ये बच्चे में बर्थ से लेकर है, caused by developmental defects like narrowing stenosis और aqueduct of सेल्वियस और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो वो वे होता है, जो सीएसएफ का पासेज होता है वो नैरो हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। साथ ही साथ ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ स्पाइना बाइफिडा और मेनिंगोमाइलोसेली, यानी कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं उनके कारण भी जो है हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन कॉज हो सकती है, ठीक है। अब ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो जो है मेरे चैनल पे पोस्ट कर दिया है, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस। एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस यानी कि जो है बच्चे के बर्थ के बाद में किसी रीज़न की वजह से कॉज हुआ है, जिसमें क्या आता है इन्फेक्शन, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, या फिर बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर है तो उस रीज़न की वजह से हो सकता है, या फिर हेड इंजरी और हीमोरेज की वजह से भी जो है ऐसी कंडीशन कॉज हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि जो सीएसएफ होता है वो ब्रेन के वेंट्रिकल्स के बीच में नॉर्मली फ्लो हो जाता है, लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सीएसएफ फ्लोज बिटवीन वेंट्रिकल्स नॉर्मली, बट एब्जॉर्प्शन इज ब्लॉक्ड आफ्टर लिविंग द वेंट्रिकल्स, कॉमनली ड्यू टू मेनिंजाइटिस और सब एरेक्नॉइड हीमोरेज। मतलब मोस्टली जो है ये मेनिंजाइटिस या फिर सब एरेक्नॉइड हीमोरेज के कारण कॉज होता है, और इसमें जो सीएसएफ होता है वो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में से इजीली फ्लो कर सकता है, और जो है इसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस या फिर इसे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज कॉज हो जाता है, जिसके कारण जो सीएसएफ है वो पूरे ब्रेन में फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। ब्लॉकेज अकर्स विद इन द ventricle system preventing CSF flow, usually caused by tumor, cyst और aqueductal stenosis। जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है, जिसके कारण जो सीएसएफ का फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, और ये मोस्टली जो है ट्यूमर के कारण या फिर किसी सिस्ट के फॉर्मेशन के कारण या फिर एक्वेडक्टल स्टेनोसिस के कारण कॉज होता है। यानी कि जो पासेज है सीएसएफ के फ्लो होने का वो नैरो हो जाता है, जिसके कारण सीएसएफ क्या होता है, फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला टाइप देखेंगे हम लोग इसका नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। ये जो होता है मोस्टली एडल्ट्स में होता है, ठीक है। सीएसएफ वॉल्यूम इंक्रीजेस बट प्रेशर रिमेंस नॉर्मल। जो सीएसएफ का वॉल्यूम है वो तो बढ़ता है, लेकिन जो प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, सीन मोस्टली इन एल्डर पेशेंट। ये जो है किन पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, जो एल्डर पेशेंट होते हैं उनमें हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ
हाइड्रोसेफेलस के किन-किन रीज़न की वज़ह से ये कॉज़ होता है, ठीक है? जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कंजेनाइटल कॉजेज़ एक्वाडक्टल स्टेनोसिस, यानी कि जो सीएसएफ का पाथवे है उसके नैरो हो जाने के कारण जो है ये कॉज़ होता है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि स्पाइना बाइफिडा हो गया, इस कारण कॉज़ होता है, ठीक है? उसके बाद इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, ये जैसे कि एक मदर को जो है रूबेला या फिर साइटोमेगालोवायरस के का इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस रीज़न की वज़ह से बच्चे को हाइड्रोसेफेलस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, ठीक है? और ब्रेन ट्यूमर हो गया। अगर ब्रेन ट्यूमर के केस में तब कब जब जो है ट्यूमर ब्रेन के वेंट्रिकल्स के पास में हो, तो उसके कारण जो है सीएसएफ का फ्लो रुक सकता है, और वहाँ पर जो है अ फ्लो रुक सकता है, और जो सीएसएफ है वहाँ पर इकट्ठा हो सकता है, जिसके कारण हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन हो सकती है, ठीक है? हेड इंजरी विथ ब्लीडिंग, अगर पेशेंट की हेड इंजरी हुई हो ब्लीडिंग के साथ में, तो उस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है? इंट्रावेंट्रिकुलर हीमोरेज, मतलब अंदर ही अंदर ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, तो उस रीज़न की वजह से हो सकता है, ठीक है? और पोस्ट सर्जिकल और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्कारिंग ऑफ सीएसएफ पाथवे, मतलब पोस्ट सर्जिकल सर्जरी के बाद में कहीं स्कारिंग हुई हो, तो उस रीज़न की वजह से जो है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज होकर वहाँ पर सीएसएफ जो है इकट्ठा हो जाता है, जिस रीज़न की वजह से जो है हाइड्रोसेफेलस कॉज हो जाता है, ठीक है? अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जो है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के पहले हम लोग जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जैसे कि हम लोग ने अभी देखा कि जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है सीएसएफ, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है, ठीक है? तो ये जो हाइड्रोसेफेलस है ये किन रीज़न की वजह से हो सकता है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और ओवर प्रोडक्शन और इम्पायर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ, या फिर ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, यानी कि वहाँ पे कोई ट्यूमर का हो जाना, या फिर स्वेलिंग इन्फ्लामेशन आ जाना, उस रीज़न की वजह से हो सकता है, या फिर सीएसएफ का जो प्रोडक्शन है वो ओवर हो जाने के कारण, मतलब एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाने के कारण हो सकता है, या फिर इसका जो अब्जॉर्प्शन है वो इम्पायर्ड होने के कारण जो है हो सकता है, यानी कि जो सीएसएफ है उसका अमाउंट ओवरऑल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? जिसके कारण क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड एक्युमुलेशन इन वेंट्रिकल, जिसके कारण क्या हो रहा है? जो सीएसएफ है वो उसकी स्पेस तो लिमिटेड है, मतलब इतनी ज़्यादा भी स्पेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीएसएफ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा स्पेस बन गई, ऐसा नहीं है हमारे ब्रेन में। एक नॉर्मल जो है एक पर्टिकुलर स्पेस होती है जहाँ पर उसे रहना होता है, लेकिन जब सीएसएफ का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? वह वेंट्रिकल्स में ये जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? डायलेटेड इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, जो वेंट्रिकल्स हैं उनका साइज बढ़ने लगता है, ठीक है? इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और जिसके कारण क्या होता है? जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है? कंप्रेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज, और जिसके कारण क्या होता है? जो ब्रेन टिश्यूज है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, वो डैमेज होने लगता है धीरे धीरे। इनलार्जमेंट ऑफ हेड थिन इन इन्फेंट्स, और अगर ये कंडीशन इन्फेंट्स में हो रही है तो उनका जो वो हेड है उसमें इन्लार्जमेंट होने लगता है, और साथ ही साथ ब्रेन की सेल्स भी डैमेज होने लगती है, और कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं, ठीक है? तो यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे फिर वो ओवर प्रोडक्शन हो गया या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसी भी रीज़न की वजह से जो है सीएसएफ का जो अमाउंट है वो ज़्यादा सिक्रीट हुआ, जिसके कारण से जो वेंट्रिकल्स है वो ज़्यादा इनलार्ज हुए। इनलार्ज होने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो टिश्यूज़ है वो डैमेज होने लगे, साथ ही साथ जो इन्फेंट है उनमें हेड का साइज बढ़ने लग गया, ठीक है? अगला पॉइंट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वाला, कि इसके क्या-क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आता है इन इन्फेंट्स। अब बच्चों में हमें क्या-क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? एबनॉर्मली लार्ज हेड साइज़, मतलब बच्चों में क्या देखना पड़ेगा कि जो बच्चों का हेड का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हो कि बच्चे का जो हेड का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम मैक्रोओसेफेली भी कहते हैं, ठीक है? बल्जिंग एंटीरियर फोंटेनल सॉफ्ट स्पॉट ऑफ
ऑफ हेड, जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है बच्चे के हेड का, उसमें हमें बल्जिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद डायलेटेड स्काल्प वेन, जो स्काल्प की वेन होगी बच्चे की, वो काफ़ी डायलेटेड हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सेटिंग सन साइट, यानी कि जो सेटिंग सन साइट, ये एक साइन होता है हाइड्रोसेफेलस का, जिसमें जो बच्चे की आइज़ है, आइज़ अपीयर टू लुक डाउनवर्ड, बच्चे की जो आइज़ है वो हमें जो है नीचे देखते हुए दिखेगी, ठीक है। इरिटेबिलिटी एंड पुअर फीडिंग, बच्चा हमेशा इरिटेट रहेगा और प्रॉपर जो है फीडिंग वगैरह नहीं कर पाएगा। हाई पिच्ड काय, और बच्चा बहुत जम जम के रोएगा, मतलब जोर जोर चिल्ला के रोएगा, ठीक है। डिलेड माइलस्टोन डेवलपमेंटल डिले, बच्चे का जो माइलस्टोन है, जैसे कि सकिंग करना, खड़े होना, हाथ पैर हिलाना, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी डिले होगी, क्योंकि उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी डिले हो जाएगा, ठीक है। वॉमिटिंग और एंड सीजर्स, वॉमिटिंग और सीजर भी हमें जो है पेशेंट की बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब इन ओल्डर चिल्ड्रन, ओल्डर बच्चों में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हेडेक देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली इन मॉर्निंग, ठीक है। साथ ही साथ नोजिया, वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगी, ब्लड और डबल विजन देखने के लिए मिलेगा, डिफ़िकल्टी वॉकिंग और बैलेंसिंग, बच्चे को चलने में दिक्कत होगी, अपना बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, साथ ही साथ बिहेवियरल चेंजेस और पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे का बिहेवियर जो है वो चेंज देखने के लिए मिलेगा, और स्कूल परफॉर्मेंस भी जो है काफ़ी वीक देखने के लिए मिलेगी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के इन सम केसेस, मतलब बच्चा जो है अपनी यूरिनरी इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कुछ कुछ बच्चों में ये जो सिम्टम्स है ये देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस। आगे बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, जिसमें हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हेड सर्कमफेरेंस, बल्जिंग वगैरह तो नहीं है एंटीरियर फॉन्टेनल में, या फिर जो सूचर वाइडनिंग है, जो सूचर्स के बीच में जॉइंट वगैरह है वो प्रॉपर चेक करेंगे, और जो सनसेट साइट है, यानी कि जो आइस है वो डाउनवर्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम बच्चे में चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा, क्रेनियल सोनोग्राफी की जाती है, ठीक है। और सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगी, और लंबर पंचर होगा, जिसमें जो सीएसएफ का सैंपल वगैरह लिया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, तो ठीक है, चलिए देखते हैं। जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन सपोर्टिव केयर के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं मेडिसिन के थ्रू, ठीक है। तो हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, यानी कि जो पर्टिकुलर कॉज है कि बच्चे को इस वजह से जो है हाइड्रोसेफेलस हुआ है, सबसे पहले उसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइन कॉज सच एस इन्फेक्शन, ट्यूमर और ह्यूमरेज, मतलब कि बच्चे को किस वजह से जो है हाइड्रोसेफेलस हुआ है, ब्रेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट किस वजह से हो रहा है, सबसे पहले उसे ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर वो किसी ट्यूमर के कारण हो रहा है, या फिर ब्रेन में हीमोरेज के कारण हो रहा है, या फिर किसी इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, या फिर अदर कोई ब्रेन अब्सेस, इन चीज़ों के कारण हो रहा है ब्रेन में जो है एक्यूमुलेशन, तो उस कॉज को सबसे पहले ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इफ़ ड्यू टू मेनिंजाइटिस गिव एंटीबायोटिक एज पर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, और अगर जो है किसी इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो उस टाइम पे जो कल्चर की रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग जो है उसे मेडिसिन वगैरह दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है मेडिकल थेरेपी दी जाती है, जो एक सपोर्टिव थेरेपी के जैसे वर्क करती है, जिसमें आता है सबसे पहले डायूरेटिक्स दिए जाते हैं पेशेंट को, ताकि जो सीएसएफ है उसका प्रोडक्शन टेम्पररी कम किया जाए, ताकि ब्रेन में जो है ऑलरेडी बहुत सारा सीएसएफ जमा हो चुका है, तो कम से कम प्रोड्यूस कम हो, तो उसका लेवल जो है ज़्यादा कम बढ़े, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एसेटाजोलामाइड एंड फ्यूरोसामाइड दिए जाते हैं पेशेंट को, ठीक है, ताकि जो वो सिक्रीशन है सीएसएफ का वो कम हो सके, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है एंटी कन्वल्जेंट टू कंट्रोल सीजर, और सीजर्स को कम करने के लिए एंटी कन्वल्जेंट ड्रग दिए जाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शन, और पेशेंट को क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ताकि ये जो पेशेंट है उसमें इन्फेक्शन कम हो जाए, ठीक है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्यों, ताकि इन्फ्लेमेशन वगैरह और जो सेरेब्रल एडिमा वगैरह आया है ब्रेन में, वो सारी सब कम हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये मेडिकल थेरेपी हो गई, ये एक सपोर्टिव थेरेपी के वे में दी जाती है, लेकिन इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा वेंट्रिकुलो
पेरिटोनियल शंट सर्जरी, ठीक है। ये जो है काफ़ी कॉमन ट्रीटमेंट होता है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। ये जो है एक टाइप का सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें जो है एक ट्यूब यानी कि जिसे हम शंट कहते हैं, वो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल से लेकर डायरेक्ट एब्डोमेन यानी कि हमारी पेरिटोनियल कैविटी में लगाया जाता है, ताकि जो है वहाँ से एक्स्ट्रा सीएसएफ जो है ब्रेन से ड्रेन होकर सीधा एब्डोमेन में चला जाए और वहाँ पर फ्लूइड एब्जॉर्ब होकर जो है ब्रेन का प्रेशर कम कर दे, ठीक है। और इससे क्या होता है, ब्रेन का प्रेशर कम कम हो जाता है काफ़ी। और ये जो सर्जरी है ये काफ़ी कॉमन वे में यूज़ की जाती है, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट, ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। अ स्मॉल ट्यूब शंट इज इंसर्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन टू द पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमेन, यानी कि इसमें जो है एक स्मॉल ट्यूब या फिर शंट जो है इंसर्ट किया जाता है ब्रेन के वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी में, और दिस हेल्प टू ड्रेन एक्सेस CSF from brain to the abdomen where it is absorbed। और इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो CSF है वो वहाँ से डायरेक्ट ड्रेन हो जाता है स्टमक में, और वहाँ पर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस तरीके से जो ब्रेन में ज़्यादा CSF इकट्ठा हुआ है वो उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो क्या होता है वो एब्डोमेन में ड्रेन हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, एवी शंट जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक टाइप का शंट होता है, यानी कि एक ट्यूब भी होती है जिसे जो है लगाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस सर्जरी में सीएसएफ को ब्रेन से हार्ट के राइट एट्रियम तक डाइवर्ट कर दिया जाता है। जब डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि जो है उसके जो सीएसएफ है उसे वहाँ से रिड्यूस किया जा सके। और ये कब यूज़ किया जाता है, जब वीपी शंट यानी कि वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट जब मतलब यूज़ नहीं किया जाता, तब वेंट्रिकुलो आर्टियल जो शंट है वो यूज़ किया जाता है। सीएसएफ इज ड्रेन फ्रॉम द ब्रेन वेंट्रिकल्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, मतलब सीएसएफ को कहाँ ड्रेन कर लिया जाता है, राइट एट्रियम में हार्ट के, और जो है उसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली जो कब यूज़ किया जाता है, तब जब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट जो है वर्क नहीं करता, उस टाइम पे इसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है अगला पॉइंट हमारा इंडोस्कोपी थर्ड वेंट्रिकुलोस्टॉमी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटा सा होल थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर पर बनाया जाता है जिससे सीएसएफ इजीली फ्लो कर सके, ठीक है। ये सर्जरी ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में की जाती है, यानी कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गया है तो उस रीज़न की वजह से ये सर्जरी जो है परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अ स्मॉल हॉल इज मेड इन द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल टू अलाउ द CSF to flow freely। it used to मोस्टली इन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। और ये क्या है, एक टाइप का जो है मतलब सर्जरी है जिसे एक किन केसेस में यूज़ किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस वाले केसेस में इसे यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है, जो ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल होता है उसमें होल बना दिया जाता है उसके फ्लोर पर, ताकि सीएसएफ का फ्लो जो है इजीली बना रहे, ठीक है। 3 हो गई हमारी सर्जरीज। अब देखेंगे हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट की नर्सिस को क्या क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ठीक है, जिसमें हमें पेशेंट को असिस्ट करना है। ऑब्जर्व फॉर इंक्रीज द हेड साइज, बल्जिंग, फॉन्टेनल वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी एंड चेंजेस इन कॉन्शियसनेस, मतलब इसमें जो है नर्सेज को सबसे पहले जो पेशेंट का हेड का साइज़ है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ये सबसे पहले ऑब्जर्व करते रहना है थ्रू हेड सर्कमफेरेंस, मतलब हेड सर्कमफेरेंस को मेज़र करके जो है नर्सेज को हमेशा ये ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट का जो साइज़ है हेड का वो बढ़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है। मेज़र हेड सर्कमफेरेंस इजीली एंड रिकॉर्ड इट ऑन अ चार्ट, और जो नर्स है वो पेशेंट का जो है हेड सर्कमफेरेंस मेज़र करेगी और इसे फिर जो है रिकॉर्ड में चार्ट में रिकॉर्ड करेगी, ताकि जो है आगे अगर उसका हेड सर्कमफेरेंस बढ़ जाए या फिर कम हो तो उस टाइम पे जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पोजीशनिंग। कीप चाइल्ड्स हेड एलिवेटेड सेमी फाउलर पोजीशन टू प्रमोट CSF
ड्रेनेज एंड डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और जो बच्चा है, बच्चे को हमेशा हमें ये जो है सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है, ताकि जो ड्रेनेज है वो प्रॉपरली हो सके और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो रेड्यूस हो। ठीक है। मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी, चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट प्रेशर सोर, स्पेशली इफ हेड इज लार्ज। जो बच्चा है उसकी हमें हमेशा पोजीशन चेंज करती रहनी चाहिए, ताकि प्रेशर जो है ज़्यादा इंक्रीज ना। अगला पॉइंट आता है प्रिवेंट इन्फेक्शन। पेशेंट को हमें जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है। मेंटेन स्ट्रिक्ट असेप्टिक प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग द चाइल्ड। जब भी बच्चे को हम हैंडल कर रहे हैं या फिर उसके उसे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो है स्पेशल असेप्टिक टेक्निक्स को अपनाना है, क्योंकि बच्चा जो है इन्फेक्शन के लिए प्रॉन है, उसे इन्फेक्शन कभी भी कॉज हो सकता है। तो हमें जो है बच्चे को हमेशा सेफ इसमें रखना है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। प्रोवाइड स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग्स टू प्रिवेंट वॉमिटिंग। और बच्चे को हमेशा जो है छोटी छोटी ही जो है फ्रिक्वेंट डाइट देनी है, मतलब बहुत सारा इकट्ठे नहीं खिलाना है नर्सेज को पेशेंट को, धीरे धीरे फ्रिक्वेंट डाइट देनी है, ताकि बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह ना हो। ठीक है। उसके बाद फैमिली सपोर्ट करना है। एक्सप्लेन द कंडीशन एंड सर्जिकल प्रोसीजर टू पेरेंट टू रिड्यूस एंजाइटी। और जो भी बच्चे का सर्जिकल प्रोसीजर होना है, उसके लिए जो है बच्चे के पेरेंट्स को अच्छे से समझाएंगे, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि जो बच्चे का जो है सर्जिकल ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग जो है टेंशन मत लीजिए और बच्चा उसके बाद ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उन्हें समझाना है, ताकि वो अपने बच्चे की कंडीशन को लेके जो है ज़्यादा डरे नहीं। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। हमने इसके अभी तक जो देखा वो था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, अब हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है पोजिशनिंग। ठीक है। बच्चे को जो है जब बच्चे का जो है ऑपरेशन हो चुका है, तो उसके बाद हमें उसे जो है 24 आवर्स तक सीधे फ्लैट ही रखना है। ठीक है। कीप द पेशेंट फ्लैट ऑन द अनऑपरेटेड साइड फॉर 24 आवर्स टू प्रिवेंट रैपिड ड्रेनेज ऑफ CSF। बच्चे को फ्लैट ऑफ अनऑपरेटेड साइड पर रखना है फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, मतलब सर्जरी के तुरंत 24 आवर्स तक बच्चे को जो है उसी साइड पे रखना है, ताकि जो CSF है वो सडनली ड्रेन ना हो। ठीक है। बाद में हेड को स्लाइटली इलेवेट हम कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट कीप हेड इलेवेटेड स्लाइटली, मतलब धीरे धीरे जो है हेड को हम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं बच्चे को। ठीक है। अगला पॉइंट आता है मॉनिटर वाइटल साइन। बच्चे के जो वाइटल साइन है उन्हें रेगुलरली हर 2 घंटे में मेज़र करना है। ठीक है। चेक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर रेगुलरली। ठीक है। ऑब्जर्व फॉर शंट फंक्शनिंग। और जो शंट हमने पेशेंट की बॉडी में डाला है उसकी फंक्शनिंग को भी ऑब्जर्व करते रहना है। लुक फॉर साइन ऑफ शंट इन्फेक्शन, फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग अलॉन्ग विथ शंट ट्रैक्ट। अगर शंट ब्लॉक हो गया है तो पेशेंट की बॉडी में जो है वॉमिटिंग वगैरह होगी, इरिटेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, बर्जिंग देखने के लिए मिलेगा, और फंटनल वगैरह जो है हमें थोड़े देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और अगर उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में रेडनेस, फीवर या फिर स्वेलिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं हमें ऑब्जर्व करना है कि बच्चे की बॉडी में शंट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है वाउंड केयर। कीप सर्जिकल साइट क्लीन एंड ड्राई, ऑब्जर्व फॉर एनी डिस्चार्ज और रेडनेस। और जो ऑपरेशन साइट है उसे हमें प्रॉपर ऑब्जर्व करते रहना है और हमेशा उसे क्लीन और ड्राई रखना है। और अगर और कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, रेडनेस वगैरह तो नहीं है, इसके लिए जो है देखते रहना है कि पेशेंट की बॉडी में कोई रेडनेस, डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करते रहना है। ठीक है। मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्यूपल रिएक्शन एंड सीजर्स। और जो उसकी आइस है, उसकी जो पीपल्स है उनकी रिएक्शन भी जो है प्रॉपरली ऑब्जर्व करते रहना है। साथ ही साथ पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है उसे भी चेक करते रहना है। ठीक है। और सीजर वगैरह तो नहीं है, इसके लिए भी हमें चेक करते रहना है। ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस मेजरमेंट प्रॉपरली ऑन टाइम हेड का सर्कमफेरेंस जो है मेज़र करते रहना है, क्योंकि उसके थ्रू ही हमें पता लगेगा कि जो CSF का प्रेशर है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। कंटिन्यू डेली मेजरमेंट टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ शंट। ठीक है।
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन एक्यूरेट इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, आउटपुट और इनपुट चार्ट प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मेडिकेशन एडमिनिस्टर, प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट्स एंड एनाल्जेसिक, मतलब जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उसे अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सेंट्स एंड एनाल्जेसिक ड्रग हमें जो है कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पेरेंट एजुकेशन, ठीक है। टीच पेरेंट्स हाउ टू रिकॉग्नाइज साइन ऑफ शंट, मालफॉर्मेशन, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, बल्जिंग, फॉन्टेनल। और जो पेशेंट के माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उन्हें जो है सारी चीज़ों के बारे में समझाना है कि भाई जो शंट है अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो उसके कारण जो है बच्चे को जो है बल्जिंग होगी या फिर फॉन्टेनल में उभार वगैरह दिखेगा, साथ ही साथ वॉमिटिंग होगी और बच्चा इरिटेट हो जाएगा। तो आप लोग ये जो उसके साइन है उसको ऑब्जर्व कीजिएगा और साथ ही साथ जो है ये सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चे की को अच्छे से केयर प्रोवाइड करिएगा, ठीक है। एडवाइस पेरेंट फॉर रेगुलर फॉलोअप एंड हेड मेजरमेंट एट होम, और बच्चे का जो हेड मेजरमेंट है उसे डेली घर में करने के लिए एडवाइस करेंगे ताकि जो शंट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके बारे में पता लगाया जा सके, ठीक है। इनकरेज नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उन्हें बच्चे को इनकरेज करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड विथ हाइड्रोसेफेलस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।